हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे गैसों की द्रव्यों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, और वहां पे हम पढ़ चुके थे दाब का प्रभाव। और कल की क्लास में हम आपको कमिटमेंट किए थे कि दाब के प्रभाव में क्या है, एक नियम पढ़ेंगे हम, जिसका नाम क्या था भाई, हेनरी का नियम। और हम बता देते कि ये क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज नई वीडियो के साथ मैं लेकर आया हूं आपके लिए हेनरी का नियम। तो हेनरी ने क्या हो 1803 में, 1803 की बात है, उन्होंने क्या किया, विभिन्न गैसों की द्रव्यों में विलयता का मात्रात्मक अध्ययन किया। और मात्रात्मक अध्ययन करने के बाद उन्होंने उसमें एक मात्रात्मक संबंध प्रतिस्थापित किया, और वो मात्रात्मक संबंध क्या कहलाया, हेनरी का नियम कहलाया। समझे, हेनरी का नियम होगा क्या। मान लिया कोई द्रव विलायक है, फॉर एग्जांपल यहां पे वाटर ही मान लें, पानी है भाई, और वाटर में क्या है भाई, मान ली CO2 डिसॉल्व करनी है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हेनरी ने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और जल क्या है भाई, द्रव है। तो हेनरी ने बताया कि जो इस विलयन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होगा ना भाई, आंशिक दाब, वो इसके यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश के समानुपाती होगा। और ये बात कहलाई हमारा हेनरी का नियम। डेफिनेशन पर बोलते रहे, एक बार ध्यान से सुने। हेनरी के नियम अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर किसी गैस, किसी विलयन में किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। लिख दे रहा भाई, मैं क्या बताया, इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक अथवा विलयन में उपस्थित गैस का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी यहां पे क्या है भाई, कि विलयन में उपस्थित किसका भाई, गैस का आंशिक दाब यानी P, और किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, मोल अंश X के समानुपाती होता है। यानी इसको गणितीय रूप में मैं कैसे लिख सकूंगा, गणितीय रूप में लिख सकूंगा इसको, यानी P प्रोपोर्शनल टू X। और X क्या है भाई, यहाँ पे मोल अंश है किसका, गैस का। तो मैं पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो P बराबर एक बेटा कांस्टेंट आ जाएगा, वो होगा KHX। जहां लिख दे रहा भाई मैं यहां पे, जहां KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। और जो ये हेनरी स्थिरांक है, यानी जो KH है, इसका जो मान डिपेंड करेगा, इसका जो मान निर्भर करेगा, वो गैस की प्रकृति पर करेगा। इधर लिख दे रहा मैं, KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी हेनरी का नियम क्या है, बस आप इसको गणितीय रूप इसका ये याद रखें, P बराबर KHX, ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा गया। अब बात करें हम इसके ग्राफ की, ग्राफ कैसे बना सकेंगे। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में इसमें 2 अक्ष ले लेंगे भाई। मान लिया एक्स अक्ष हो गया भाई, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर मान लिया हमने कि भाई मोल अंश है, गैस का मोल अंश। यहां पे वाई अक्ष पर क्या है भाई, गैस का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब या आंशिक दाब। तो देखो यहां पे क्या होगा भाई, मूल बिंदु यानी 0 0 होंगे, यहां पे ये 1 हो गया बेटा, 2
3 4, सिमिलर यहां पे भाई 1 2 3 4 सो। तो यहां पे क्या होगा, यानी जब हम ग्राफ डालेंगे तो जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा ऐसे ऐसे क्या भाई, ऐसे ऐसे उसकी यानी कि आंशिक दाब बढ़ता चला जाएगा, यानी आपको एक बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये इस तरह से आप इसका ग्राफ डाल सकेंगे, किसका, हेनरी के नियम का। अब बात करें हेनरी के नियम के अनुप्रयोग या हेनरी के नियम के उपयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है भाई, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो यानी सोडा वाटर पीते हो जो, तो सोडा वाटर में भी क्या यूज होगा भाई, हेनरी का नियम पूरा पूरा लागू है। तो लिख दे रहा भाई मैं, नंबर 1 शीतल पेय पदार्थ, पेय पदार्थों, भाई कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में कहते हैं शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थों या सोडा वाटर में, सोडा वाटर में। आपने देखा होगा जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें से क्या एक आवाज निकलती है सनसनाहट के साथ, और क्या हुआ है कभी कभी उसमें यानी कि इतनी तेजी से यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड झाग के रूप में या बुदबुदाहट के रूप में भी निकलती है। तो वहां पे किसका यानी कि हेनरी के नियम ने, हेनरी का नियम पूरा पूरा लागू हो रहा। दूसरा आपने देखा होगा, मान ले भाई हम श्वास ले रहे, आपने देखा गहरी सांस ले रहे, ऑक्सीजन अंदर फिर छोड़ दे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यानी कि श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया में, या इसको ऐसे लिख सकेंगे O2 तथा CO2 के आदान प्रदान में। तीसरा गोताखोर, एक शब्द सुने होंगे आप लोग भाई, गोताखोर। गोताखोर कौन होंगे, गोताखोर होंगे वो अगर किसी की मान लीजिए डूबने से मौत वगैरह हो जाए कहीं गहरे पानी में, तो जो वो वहां पे यानी कि उस पानी के अंदर जा सके, ज्यादा गहराई तक जा सकेंगे, उनको कहते हैं हम गोताखोर। तो गोताखोर तुम देखो कई बार मूवी वगैरह में या वैसे रियलिटी में भी कि गोताखोर एक सिलेंडर बांध ले अपनी पीठ पर और फिर वो पानी में छलांग लगावे, तो जो पीठ पर सिलेंडर बांधा उन्होंने वो क्या होगा, तो बेसिकली आपको बता दूं, एक शब्द सुनेंगे आप, बेंड्स। बेंड्स क्या होगा, अगर गोताखोर वो सिलेंडर ना लेके जमे तो समझे क्या होगा, तो क्या होगा जैसे जैसे वो पानी में नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा वहां पे दबाव बढ़ता चला जाएगा, और जब दबाव बढ़ता चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, और जब बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी फिर क्या होंगे भाई, वो अपने मिशन को अंजाम देके फिर बाहर वापस आएंगे। तो जब बाहर आ जाएंगे वहां से तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या बॉडी में नाइट्रोजन भी डिसॉल्व रहेगी, या ब्लड में नाइट्रोजन भी घुल चुकी होगी। जब वो बाहर आएंगे तो ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बना करके बाहर निकल जाएगी या बॉडी को बैलेंस रखेगी, लेकिन नाइट्रोजन उस समय यानी कि बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे क्या होगा हमारे खून में या जो गोताखोर है उसके खून में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाएंगे, किस्म से मान लें आप एक प्रकार से। तो जो बुलबुले बन जाएंगे उससे क्या होगा, जो हमारी धमनियां हैं, जो रक्तवाहिनियां हैं, उनमें क्या हो जाएगा, अवरोध होना शुरू हो जाएगा, और जब अवरोध होना शुरू होगा तो जो गोताखोर होगा उसको जकड़न महसूस होगी, और कभी कभी तो इतनी जकड़न महसूस होगी कि उसका पूरा शरीर आधा टेढ़ा हो जाएगा, और जब आधा टेढ़ा हो जाएगा तो उसकी मौत तक हो सकती है। जो मैंने आपको संपूर्ण ये प्रोसेस बताया, यानी कि नाइट्रोजन के बुलबुले बनने से शरीर में जो उसका जो रक्त प्रवाह या ब्लड फ्लो प्रभावित होगा वो कहलाएगा बैंड्स। क्या कहलाएगा भाई, वो बैंड्स। याद रखें, पूछ सकता है कभी कभी। तो गोताखोर द्वारा सिलेंडर से सांस लेने में, वहां पर भी कौन होगा भाई, वहां पर भी जिम्मेदार कौन होगा, हेनरी का नियम। और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको क्या कहते हैं हम, बैंड्स कह देंगे भाई, बैंड्स, उस बीमारी को जिससे नाइट्रोजन से बुलबुले बन जा रहे थे खून में। अब देखो यहाँ पे सिलेंडर में, तो सिलेंडर में यहाँ पे कौन सी गैस होगी गोताखोरों के, तो बेटा यहाँ पे 3 गैसों का मिश्रण होगा। कौन कौन सी होगी भाई, पहली होगी बेटा नाइट्रोजन, दूसरी होगी ऑक्सीजन, और तीसरी होगी हीलियम।
अगर हम नाइट्रोजन के परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज होगा बेटा इसमें 56.2%, यानी थोड़ा सा जो नेचुरल वायुमंडल है हमारा उससे थोड़ा सा कम होगा। ऑक्सीजन का रेशो यहाँ पे थोड़ा सा अधिक होगा, हमारे वातावरण में 21% है, यहाँ पे होगा बेटा लगभग 32.1%। और बात करें हीलियम की, हीलियम होगी भाई यहाँ पे जो बचता है, तो हीलियम कितना बचा है यहाँ से, लगभग 11.7%। यानी जो गोताखोर सिलेंडर लेकर के समुद्र में या नदी में नहर में उतरेगा तो उसके सिलेंडर में ये गैसों का अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट नंबर 4 की बात कर ले, चौथा अनुप्रयोग क्या होगा इसका। चौथा अनुप्रयोग क्या होगा, ऐसा माना जाए या देखा गया कि जो समतल में रह रहे, जो मैदानी भागों में व्यक्ति रह रहे और जो पहाड़ों पर रह रहे, तो जो समतल मैदान में रह रहे उनकी सोचने समझने की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, वहीं पे जो पहाड़ों में रह रहे उनकी सोचने समझने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहां पे वायुदाब कम होगा, और जब वायुदाब कम होगा तो जो पहाड़ों पर रहने वाला व्यक्ति है उसको ऑक्सीजन की कमी रहेगी, यानी कि पूरी तरह से खून को जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी, उसकी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी वो नहीं मिल पाने की, और जब वो नहीं मिल पाने की तो माइंड में जो क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो प्रभावित होगा, और उससे क्या होगा, उसके माइंड में कहीं ना कहीं कमी लग जाएगी, यानी कि उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी के कारण सोचने समझने की क्षमता का कम होना, उस बीमारी को कहते हैं भाई एनोक्सिया। इसको भी याद रखें आप लोग, क्या शब्द बोला भाई मैंने, एनोक्सिया। तो चौथा अनुप्रयोग क्या है भाई, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में प्राय एनोक्सिया नामक बीमारी पाई जाती है। इसमें क्या हुआ, जब विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिराया था, तो उसमें एक जो उनका पायलट था या जो एक उनका भाई एयरफोर्स का जवान था, उसने ये भी कहा था कि जब हम किस जहाज को एक दायरे से ऊपर ले जा रहे थे तो हम यही भूल जा रहे थे कि हम है कौन, हमें टारगेट क्या दिया गया, और जब जहाज नीचे आता था, एयरप्लेन नीचे आता था, तब याद आता था कि भाई हम अमेरिका के जो है जवान है, और क्या हुआ, मिशन पे निकले हुए हैं, टारगेट पर निकले हुए। तो मतलब वहां पर भी कौन था, हेनरी का नियम जिम्मेदार था। क्यों, जैसे हमने बताया अभी, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, और जब ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो सबसे पहले व्यक्ति क्या होगी, सोचने समझने की क्षमता घटेगी। तो 4 हेनरी के नियम के अनुप्रयोग थे भैया। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो आइए देखते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं। तो भाई इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे नंबर 1, सबसे पहले दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, गैस की द्रव में विलेयता अल्प होनी चाहिए। तो ये 3 इसके सीमाएं हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट हेनरी का नियम। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, हम हेनरी के नियम पर न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल बेहद इंपॉर्टेंट होगा और आसान होगा। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।